Welcome friends in the lecture number 3 of Classical Mechanics, MSc Mathematics, semester 1. So we are doing and we have completed the constraint. Okay, so in lecture 1 and lecture number 2 we are dealing with the constraint and constant motion. So this is the definition of constant as you see here, and we will also discuss in details, that is examples of constraint. Okay, एग्जाम्पल्स ऑफ कंस्टेंट भी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में देख लिया था, जहाँ पे हम लोगों ने रिजिड बॉडी का देखा और ये डिफॉर्मेबल बॉडी का देखा। इसके अलावा हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम का देखा, ठीक है, और स्फेरिकल सरफेस वगैरह का भी देखा, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इसी के आगे ही हम कंटिन्यू करेंगे। मतलब हम लोगों ने अभी तक क्या देख लिया है, हम लोगों ने अभी तक कांस्टेंट देख लिया, डेफिनेशन देख ली, एग्जांपल्स थोड़े बहुत समझ लिए, ठीक है, एग्जांपल्स हो गए। अब हम डील करेंगे टाइप्स पे, ठीक है। अब हम लोग डील करेंगे टाइप्स पे, यानी अब हमारा जो मेन फोकस होगा कि कितने टाइप से कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, कितने टाइप के कांस्टेंट हो सकते हैं, और हम लोग सभी टाइप्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस लेक्चर में हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो सभी टाइप्स यहाँ पे कवर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इसको साइड में रखते हैं और हम लोग एक नया पेज लेते हैं जहाँ पे हम लोग करेंगे कंस्ट्रेंट टाइप्स। ओके, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट। सो राइट द हेडिंग। आई थिंक इट इज क्लियर। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग योर नोट्स तो उससे क्या आगे आप कंटिन्यू करिए टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट। सो फर्स्ट टाइप इज होलोनोमिक। होलोनोमिक, अब इसमें से कुछ आप लोग एग्जाम्पल्स में ही डिस्कस कर चुके हैं। जब इसको एक्सप्लेन करूंगा होलोनोमिक और इसके आगे वाले नॉन होलोनोमिक, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में भी पढ़ा था वो भी यहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो मतलब जो हम लोग एग्जाम्पल्स कर चुके हैं कंस्ट्रेंट के, वो किसी न किसी टाइप्स के होंगे ही। अब चाहे वो होलोनोमिक हो चाहे वो नॉन होलोनोमिक हो, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स किस किस कॉन्स्टेंट को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज होलोनोमिक, सेकेंड वन इज नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट, थर्ड वन इज स्क्लेरोनोमिक कांस्टेंट। पहले हम सभी टाइप्स लिख लेते हैं, फिर हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। फोर्थ वन इज रियोनोमिक कांस्टेंट। फिफ्थ वन इज कंजर्वेटिव कांस्टेंट। सिक्स्थ वन इज डिसिपेटिव कांस्टेंट। वन बाय वन डिस्कस करेंगे, सो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए ये कैसे कैसे नाम आ रहे हैं। सेवेंथ वन इज यूनिलैटरल कंस्ट्रेंट, और एक आखिरी होता है विच इज बाइलेटरल कंस्ट्रेंट, ठीक है, लास्ट वन इज बाइलेटरल कंस्ट्रेंट। तो यहाँ डिस्कस तो हम ये सभी कंस्ट्रेंट करेंगे, मतलब होलोनोमिक भी देखेंगे, नॉन होलोनोमिक भी देखेंगे, स्क्लेरोनोमिक, रेयोनोमिक, कंजर्वेटिव, डिसिपेटिव, यूनिलैटरल, बाइलेटरल, ये सभी कांस्टेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद डिटेल। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, अगर मैं इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कांस्टेंट की बात करूं जिसको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में, दैट इज योर फर्स्ट टू
दैट इज योर फर्स्ट टू, दैट इज होलोनोमिक कांस्टेंट और नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। मतलब ये दो कांस्टेंट तो आपको पता ही होना चाहिए और इसके एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, ठीक है। सो स्टार्ट विद द होलोनोमिक, सो स्टार्ट विद द होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। बाय द वे, जो हमारे इस चैनल पे जो सबसे पहली प्लेलिस्ट बनी थी वो थी स्टैटिक मैकेनिक्स की वेक्टर टेक्निक फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। तो उसको आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, ठीक है। उस प्लेलिस्ट पे अच्छे खासे व्यूज़ हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करते रहिए, ताकि उन लोगों को भी अच्छे से मदद हो पाए मैकेनिक्स के पोर्शन पे, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स की जो मैकेनिक्स है थोड़ी सी अलग है और जल्दी सब जगह कंटेंट इसके अवेलेबल नहीं है विथ डिटेल। तो अभी तो कुछ चीज़ों की मतलब कुछ प्लेलिस्ट की अब पूरी उसकी प्लेलिस्ट नहीं बन पाई है, मतलब सिर्फ थ्योरेटिकल सेक्शन ही वहाँ पे ज़्यादा है। अभी हमने न्यूमेरिकल्स नहीं करवाए हैं और कुछ की न्यूमेरिकल्स भी हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी प्लेलिस्ट ख़त्म करेंगे और एमएससी की भी जो मैकेनिक्स है उसको भी कवर कर लेंगे। तो एमएससी की मैकेनिक्स तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। दिस इज लेक्चर नंबर 3, ओके। दिस इज लेक्चर नंबर 3, सो डोंट कंफ्यूज, दिस इज लेक्चर नंबर 3। वैसे आपको थंबनेल से ही पता चल जाएगा कि दिस इज लेक्चर नंबर 3। तो होलोनोमिक कंस्ट्रेंट, ओके। इफ द कंडीशन कंस्ट्रेंट इज व्हाट, लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशन ऑन द मोशन ऑफ अ पार्टिकल। बताया था मैंने कि जो पार्टिकल स्पेस में मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, उस पर अगर हम कुछ लिमिटेशन इम्पोज कर देंगे, दैट इज योर कांस्टेंट। तो होलोनोमिक कांस्टेंट क्या होता है? इफ द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट, इफ द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से पढ़िएगा जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज the equation, can be expressed as the equation connecting the coordinates of the particle, the coordinates of the particles, and possibly the time, then constraint are said to be holonomic, ठीक है, holonomic। सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कंस्टेंट की अगर कंस्टेंट की जो कंडीशन है, अगर हम उसको इक्वेशन के फॉर्म में या इक्वेशन से एक्सप्रेस कर पाएँ, ठीक है, जिसमें पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट और टाइम भी यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इन्वॉल्व होगा, ठीक है, कंसिस्ट होगा, तब उस कंस्टेंट को हम कहेंगे होलोनोमिक, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ। लेट्स सपोज पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स हम यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं कि मान लीजिए पोजीशन ऑफ जो पार्टिकल्स हैं उसको हम डिनोट कर रहे हैं कैसे? r1 वेक्टर से, r2 वेक्टर से, r3 वेक्टर से, एंड लेट्स सपोज वी हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उनकी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बताई जाएगी, ठीक है। और लेट्स सपोज टाइम t है, ठीक है, एट टाइम t। तो कैसे यहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे? तो जो यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे होगी वो होगी फंक्शन ऑफ r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर, डॉट 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 rn वेक्टर विथ t इज इक्वल टू 0, ठीक। तो क्या हुआ? पार्टिकल की पोजीशन दे रखी हुई थी, ठीक है, एट टाइम t। तो मैंने क्या किया, जो कंस्टेंट यहाँ पे दे रखा था उसके जो कंडीशन है वो मैंने इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस करके दिखा दी। सो दिस इज अ इक्वेशन, हेयर इट इज एन इक्वलिटी साइन, सो दिस इज इक्वेशन। तो ऐसे यहाँ पे कंस्टेंट को हम बोलेंगे
होलोनोमिक, ठीक है। ऐसे कंस्टेंट को हम बोलेंगे यहाँ पे होलोनोमिक। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको और क्लियर होगा। और ये वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में ऑलरेडी ले रखा है, तब आपको और ज़्यादा फील आ जाएगा। लेट्स सी, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अपना वही रिजिड बॉडी का। अब आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक, बताइए क्या होता है, मैंने लिखवाया था। तो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, ये सबसे आसान एग्जाम्पल है ऑफ होलोनोमिक कांस्टेंट, ऑफ होलोनोमिक कांस्टेंट। ठीक, तो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ होलोनोमिक कांस्टेंट इज रिजिड बॉडी। कैसे? तो मैंने आपको रिजिड बॉडी दिखाया था और बताया भी था। एक मिनट में वो पेज देख लेता हूँ कहाँ है। हाँ, ये सो सी, मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको रिजिड बॉडी स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। सो लेट्स सपोज दिस इज योर रिजिड बॉडी। तो मैंने कहा था कि लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ऑफ विच इज फिक्स। तो अगर आप इसका कोई भी पार्टिकल लेते हैं, लेट्स सपोज ith पार्टिकल, दिस इज योर ith पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी, और आप लेते हैं फिर jth पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी, दिस इज योर jth पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी। तो व्हाट इज रिजिड बॉडी? द डिस्टेंस बिटवीन द jth पार्टिकल एंड द ith पार्टिकल विच इज फिक्स, कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट। ठीक, तो जब अब ये रिजिड बॉडी जब ये मोशन करेगी या पोजीशन चेंज करेगी, तो ये जो डिस्टेंस है इन पार्टिकल्स का वो कांस्टेंट ही होना चाहिए। ये था रिजिड बॉडी, ठीक है। और इसकी जो इक्वेशन थी वो कैसे हम यहाँ पे दे रहे थे, द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इज कंस्टेंट बाय द इक्वेशन आर आई वेक्टर माइनस आर जे वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू के, विच इज कॉन्स्टेंट। क्योंकि कांस्टेंट रहेगा तभी तो रिजिड बॉडी कहलाएगा, वेरिएबल हो जाएगा तो रिजिड बॉडी नहीं होगा, डिफॉर्मेबल बॉडी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए तो ये इक्वेशन क्या है, दिस इज इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे अगेन इक्वलिटी का साइन है तो दिस इज इक्वेशन। तो जो ये कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट का काम क्या कर रहा है, दैट इज और ये के, विच इज कांस्टेंट, ठीक है, फिक्स है यहाँ पे। तो ये इक्वेशन है और ये कांस्टेंट को यहाँ पे डिनोट कर रही है ऑफ द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। सो ये आपका आ जाएगा होलोनोमिक, ये आपका हो जाएगा होलोनोमिक में। क्यों? क्योंकि होलोनोमिक कांस्टेंट क्या कह रहा है, ऐसा कांस्टेंट या ऐसे कांस्टेंट, ऐसे कंडीशन ऑफ कांस्टेंट जिसको हम इक्वेशंस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएँ। सो ये इक्वेशन है, ये द फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, इक्वेशन के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं रिजिड बॉडी के मोशन को। तो दिस इज योर होलोनोमिक। तो इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज आर आई वेक्टर माइनस आर जे वेक्टर विल बी some constant k, या you can also denote c as j for every i comma j। ठीक, रिजिड बॉडी की जो मोशन ऑफ रिजिड बॉडी थी उसकी इक्वेशन हम इस तरीके से लिख पा रहे थे, और ये इक्वेशन है तो ये होलोनोमिक कांस्टेंट में आएगी। सो वी विल नाउ सी नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। हम लोगों ने होलोनोमिक देख लिया, ठीक है, इस पर टिक कर देते हैं। अब हमारी बारी है नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट की। चलो देखो, सिंपल सा कंडीशन है इसका भी। होलोनोमिक कांस्टेंट को हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इक्वेशंस के फॉर्म में, ठीक है, इक्वेशंस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं एज यू सी। तो नॉन होलोनोमिक क्या होगा, नॉन होलोनोमिक इक्वेशन के फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या जाएगी, वहाँ पे इक्वेशन नहीं आएगी, वहाँ पे इनइक्वलिटी आ जाएगी, ओके, वहाँ पे इनइक्वलिटी आ जाएगी। तो ये होता है नॉन होलोनोमिक। तो इसको भी लिख लेते हैं। So second one is, okay, non-holonomic constant। ठीक, तो इसकी क्या कहानी है, द कंस्टेंट which are not expressible in the form of equation। simple definition।
Examples: the motion of the particle placed on the surface of a sphere of radius a will be described as so this example is your non-holonomic. Why? There is inequality. ठीक है, there is inequality. क्या हमने ये भी देखा था, डिफॉर्मेबल बॉडी का भी देखा था. डिफॉर्मेबल बॉडी का क्या था कि मोड ऑफ आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर माइनस आर जे वेक्टर इज variable. This is variable. Okay, this is variable. So I think deformable body वाला एग्जांपल आपका कहाँ जाएगा, ये आपका होलोनोमिक हो जाएगा. दिस इज होलोनोमिक बिकॉज अगेन यहाँ पे इनइक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी है. सो दिस इज इन होलोनोमिक. तो ये क्या है, आपका होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है. क्लियर हो गया? ठीक. अच्छा, ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा. मैं नॉन होलोनोमिक का एक और एग्जांपल आपको देता हूँ. जैसे हम लोगों ने स्पेस में मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस, ठीक, उसमें क्या था कि जब पार्टिकल का मोशन हो रहा है इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, इनसाइड द स्फीयर, तो इक्वेशन क्या आई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इनसाइड द स्फीयर है तो लेस देन ए स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या गया, इनइक्वलिटी आ गया. सो दिस इज नॉन होलोनोमिक. ये आपका आएगा नॉन होलोनोमिक. ठीक, दिस इज नॉन होलोनोमिक. आउटसाइड दिस स्फीयर के लिए भी हमने देखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर. दिस इज अगेन नॉन होलोनोमिक. और ऑन दिस स्फीयर में इक्वल हो जाएगा तो वो होलोनोमिक हो जाएगा. ठीक है, तो लेस और ग्रेटर देन में आपका नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट बन रहा है. ओके, सो दिस टू कांस्टेंट, holonomic and non-holonomic, are more important than other. Third one is scleronomic constraint. अब इसमें क्या है, द कंस्टेंट रिलेशन. अब ये जो कांस्टेंट होता है, ये होता है टाइम इंडिपेंडेंट. टाइम इंडिपेंडेंट, यहाँ मतलब जो भी पार्टिकल पे कांस्टेंट यहाँ पे इम्पोज होगा, ठीक है, जो भी कांस्टेंट होगा यहाँ पे वो टाइम इंडिपेंडेंट होगा. मतलब वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा. ठीक है, वो टाइम पे यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा. तो कैसे देखेंगे, एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे, द रिलेशन डू नॉट. आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा, तो एकदम क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से. The constant relation do not explicitly depend on the time. This is explicitly. The constant relation do not explicitly depend on the time. It's called scleronomic.
scleronomic constraint. So we take for example the position of a particle as the point pxy when a particle is moving in the circular path in a plane. ठीक, क्या लिखा है? द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल एज द पॉइंट पी एक्स वाई व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ इन अ प्लेन. तो इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से दिखाता हूँ आपको कि कैसे ये टाइम इंडिपेंडेंट है, कैसे ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है. So let's suppose this is your circular path in which your particle is moving. This is center O, this is radius A. ठीक, तो let's suppose this is point, general point pxy in plane it is moving. ठीक, तो ऐसे मूव करा ले सपोज पार्टिकल. ठीक, तो इसकी इक्वेशन आप कैसे देखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे इक्वलिटी आ गई, ये होलोनोमिक है. ठीक है, होलोनोमिक है, बट हम ऐसा थोड़ा ना है कि अगर कोई कंस्टेंट आपका अगर होलोनोमिक है तो वो स्क्लेरोनोमिक नहीं हो सकता है. मैंने ऐसा तो कुछ कहा नहीं. ठीक, अब ये इक्वलिटी है तो भाई साहब ठीक है होलोनोमिक होगा, बट हम ये देख रहे हैं कि जो कांस्टेंट यहाँ पे लगा हुआ है इस पार्टिकल पे, ये होलोनोमिक के साथ साथ क्या है, स्क्लेरोनोमिक भी है. मतलब ये टाइम इंडिपेंडेंट है, ये टाइम इंडिपेंडेंट है. कैसे है देखे जरा, ये कैसे टाइम इंडिपेंडेंट है, आइए हम देखते हैं. ठीक, जैसे मान लीजिए अगर इस पॉइंट, इस पार्टिकल अगर आपका इस पॉइंट पे है, ठीक, पार्टिकल अगर आपका इस पॉइंट पे है तो उसकी इक्वेशन हम कैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर विद द इक्वेशन ऑफ सर्कल. ठीक है, और ये लेट्स सपोज यहाँ पे टाइम t1 रहा होगा. ठीक, अब पार्टिकल मान लीजिए आपका यहाँ पे पहुँच गया t2 टाइम पे, तो भी क्या इक्वेशन बदल जाएगी या यही रहेगी? यही रहेगी. t3 टाइम पे भी पोजीशन इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ दिस पार्टिकल क्या यही रहेगी या बदल जाएगी? यही रहेगी. t4 पे भी यही रहेगी. तो अगर आप देख रहे हो कि टाइम चेंज हो रहा है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, पार्टिकल की पोजीशन भी चेंज हो रही है, बट इक्वेशन यहाँ पे सेम है. सो दिस कंस्टेंट, जो यहाँ पे कंस्टेंट लगा हुआ है, इक्वेशन है यहाँ पे, वो टाइम इंडिपेंडेंट है, इसलिए स्क्लेरोनोमिक में आता है. तो अगर पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वह एक स्क्लेरोनोमिक कंस्टेंट में गिना जाएगा. ठीक, फोर्थ वन इज रियोनोमिक. अब आप समझ ही गए होंगे, स्क्लेरोनोमिक होता है टाइम इंडिपेंडेंट. ठीक, तो रियोनोमिक क्या होगा? टाइम डिपेंडेंट. सब एक दूसरे के मतलब उल्टा है, होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक, स्क्लेरोनोमिक, रियोनोमिक. अब आगे जो आएगा, ठीक है, कंजर्वेटिव, डिसिपेटिव, देन यूनिलेटरल, बायलेटरल. सो दिस कंस्टेंट relation, the constant relation which is depend on the time, which is depend on the time, are called rheonomic constant. ठीक, फंक्शन ऑफ आर टी इज 0. फंक्शन ऑफ आर टी इज 0 मतलब टाइम पे डिपेंड करेगा. ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा. क्या ले लें? सिंपल पेंडुलम ले लेते हैं. एक सिंपल पेंडुलम विथ ऑस्किलेटिंग ठीक है, विथ ऑस्किलेटिंग पाइवोट पॉइंट.
सिंपल पेंडुलम विथ ऑस्किलेटिंग पाइवोट पॉइंट, मतलब ये जो पेंडुलम है वो आपका ऐसे से मूवमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट था, बॉब नीचे था, बॉब वो ऐसे से मूव कर रहा था, तो वो क्या था, आपका एसएचएम मोशन था, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि हम ऑस्किलेटिंग कर रहे हैं पाइवोट पॉइंट से, तो अब ऐसे से मूवमेंट कर रहा है, ऐसे से, ठीक। तो ये भी ऐसे से ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आ जाएगी, सो द इक्वेशन ऑफ अ मोशन, ये टाइम पे डिपेंड करेगी, ठीक है। चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, ठीक है। यहाँ पे होगा तो टाइम कुछ और होगा, यहाँ पे होगा टाइम कुछ और होगा, ठीक है। या यहाँ पे होगा तो टाइम कुछ और होगा, ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो यहाँ पे टाइम कुछ और, यहाँ पे टाइम कुछ और, तो टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। तो उस हिसाब से इक्वेशन भी चेंज होगी। तो सो द इक्वेशन ऑफ मोशन इज एक्स टी एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी सपोज वाई टी वाई नॉट कॉस साइन ओमेगा टी। सो ये दोनों ही इक्वेशन क्या है आपके पास, टाइम डिपेंडेंट है। तो ये जो कंस्टेंट होगा वो क्या होगा, रियोनॉमिक होगा, ओके। सो एक काम करते हैं, आज की वीडियो हम यहीं पर रखते हैं। तो आज आप लोगों ने कितने कंस्टेंट कर लिए, नॉन होलोनॉमिक, होलोनॉमिक, स्क्लेरोनॉमिक और रियोनॉमिक, 4 कंस्टेंट हम लोगों ने कर लिए। बाकी के 4 हम लोग अगले लेक्चर में कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली कुछ काम है, सो आई हैव टू डू दैट। तो हम यहाँ पे वीडियो स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम जरूर मिल जाएंगे। कल ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो होलोनॉमिक कर लिया, नॉन होलोनॉमिक कर लिया, स्क्लेरोनॉमिक कर लिया और रियोनॉमिक कर लिया। अब बच गए हैं 4, कंजर्वेटिव, डिसिपेटिव, यूनिलेटरल, बायलेटरल। तो इसको भी हम लोग फटाफट निपटा लेंगे। और इसके बाद जो अगला टॉपिक आपका फ्रेंड्स आएगा, दैट इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हम लोग DOF से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में ही हम लोग शायद डिग्री ऑफ फ्रीडम भी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।